हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मोहित और आपका स्वागत है मेरे चैनल डिफेंस रीडिफाइन में। और आज इस वीडियो में मैं आपको MMRCA डील की पूरी हिस्ट्री बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि जब हम लोग ऑलरेडी अपना स्वदेशी फाइटर जेट तेजस को अपनी एयरफोर्स में शामिल कर ही रहे हैं तो फिर हमें इस डील की आवश्यकता क्यों पड़ी। और दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे अनोन और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताऊंगा जो आप में से किसी को मालूम नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डील, जिसे हम MMRCA डील भी कहते हैं, उसके बारे में जिक्र किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आइए अब बात करते हैं आज के टॉपिक पे। तो दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि अभी हमारे रिलेशन चाइना और पाकिस्तान दोनों से ही ठीक नहीं चल रहे हैं और ऐसे में कभी भी वॉर की कंडीशन बन सकती है। तो इस सिचुएशन में हमारे तीनों फोर्सेस मतलब आर्मी, नेवी और एयर फोर्स तीनों को 24/7 प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। और किसी भी वार में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है उस देश की एयर फोर्स का। इसी वजह से हर देश को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनी एयरफोर्स में मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्क्वाड्रन तो रखना ही पड़ता है। तो चलिए पहले आप लोग ये जान लीजिए कि आखिर स्क्वाड्रन होता क्या है। तो दोस्तों, स्क्वाड्रन एक नंबर ऑफ फाइटर जेट्स की यूनिट होती है जिसमें कि जनरली 16 से 18 एयरक्राफ्ट्स होते हैं और उन एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए पायलट्स और उनका मेंटेनेंस स्टाफ भी होता है। तो इन सब को मिला के एक स्क्वाड्रन बनती है। और आज की कंडीशन में अगर देखा जाए तो हमें चाइना और पाकिस्तान दोनों को एक साथ काउंटर करना है तो कम से कम 35 से 36 स्क्वाड्रन की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। और आपको बता दें कि हमारी एयरफोर्स के लिए टोटल 42 स्क्वाड्रंस की स्ट्रेंथ सैंक्शनड है और करंट में हमारे पास सिर्फ 30 स्क्वाड्रन ऑपरेशनलाइज कंडीशन में है, जिनमें 113 मिग-21 बाइसन है, 118 सैपिकेट जैगवार है, 65 मिराज 29, 45 मिराज 2000 और 261 सुकोई SU-30 MKI है। और हमारे देश में बने हुए 17 HAL तेजस और 5 अभी खरीदे हुए राफेल भी है। तो इस हिसाब से हमारे पास टोटल 624 फाइटर जेट्स मौजूद है, जिनमें से MiG-21 2022 तक पूरी तरह से रिटायर्ड हो जाएंगे और उसकी जगह हमारे देश में बना हुआ HAL तेजस ले लेगा और बाकी बचे हुए एयरक्राफ्ट भी 2030 तक धीरे धीरे रिटायर हो जाएंगे। अब आपको थोड़ी बहुत कहानी तो समझ आ ही गई होंगी। मतलब हमारे पास के ज़्यादातर एयरक्राफ्ट्स या तो आउटडेटेड हो चुके हैं या वो अब इतने कैपेबल नहीं बचे कि उनका इस्तेमाल हम रियल कॉम्बैट सिचुएशन में कर सकते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को एक जानकारी और देना चाहूँगा कि राफेल डील के पहले हमने रशिया से सन 2000 में 273 सुकोई SU-30 MKI की डील की थी। अब आप समझ ही सकते होंगे कि 20 साल पहले की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी में कितना ज़्यादा अंतर हो गया है। हालांकि एयरफोर्स ने इन प्लेन्स को समय समय पर अपनी ज़रूरत के अनुसार अपग्रेड किया है, पर हमारे साथ एक दिक्कत ये भी है कि चाइना खुद भी सुकोई SU-30 का इस्तेमाल करता है। हालांकि हमारा सुकोई बहुत से मामलों में चाइनीज़ सुकोई से बहुत बेहतर है, पर फिर भी चाइना एयरफोर्स को इसकी खासियत और कमियों का अच्छे से जानती ही होगी और इसीलिए हम इन प्लेन्स का इस्तेमाल चाइना के खिलाफ ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना के पास सुकोई SU-30 के अलावा SU-35, J-11, J-20 जैसे एयरक्राफ्ट्स इंडिया को काउंटर करने के लिए अवेलेबल है। पर हमारे पास इन एयरक्राफ्ट्स को काउंटर करने के लिए कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं था और उस टाइम तेजस भी डेवलपमेंट फेज़ में ही था और हमारे पास जो भी एयरक्राफ्ट्स थे वो या तो LCA मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट थे या फिर हैवी वेट कैटेगरी के SU-30 MKI। और हमें इस गैप को भरने के लिए भी एक मीडियम वेट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की भी ज़रूरत थी।
और इन्हीं सारी डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने गवर्नमेंट को नए प्लेन्स को ख़रीदने के लिए डिमांड भेजी और यहीं से शुरुआत होती है MMRCA डील की। दोस्तों आपको बता दें कि सन 2008 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने नए एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए 55,500 करोड़ इंडियन रुपये का बजट पास किया, जिसके तहत एक टेंडर जारी किया गया जिसका नाम पड़ा MRCA टेंडर, मतलब मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डील, जिसके तहत सभी लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर को एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फॉर एयरक्राफ्ट भेजा गया और लगभग सभी ने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट्स इंडिया को ऑफर किए, जिनमें से एयरफोर्स ने 6 एयरक्राफ्ट शॉर्टलिस्ट किए जिनके नाम हैं बोइंग F/A-18 सुपर हॉर्नेट, दसॉल्ट राफेल, यूरोफाइटर टाइफून, लॉकहीड मार्टिन F-21, मिक्योन का MiG-35 और साब ग्रिफिन ई। और फिर 27 अप्रैल 2011 को एयरफोर्स द्वारा बहुत डिटेल्ड टेक्निकल इवैल्यूएशन के बाद 2 एयरक्राफ्ट शॉर्ट लिस्टेड किए गए, जिनमें एक था यूरोपियन नेशन का यूरोफाइटर टाइफून और दूसरा था दसॉल्ट राफेल। तो दोस्तों मैं ऑलरेडी राफेल के स्पेसिफिकेशन पे वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन को दबाकर वो वीडियो देख सकते हैं और उसमें मैंने राफेल के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी है जो आप लोगों को नहीं पता होगी, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 31 जनवरी 2012 को इस डील का विनर राफेल को घोषित कर दिया गया और रीज़न ये दिया गया कि राफेल की लाइफ कॉस्ट साइकिल कॉस्ट यूरोफाइटर टाइफून से कम है। लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है कि इस रीज़न के अलावा एक रीज़न और था जिसके कारण राफेल को चूज़ किया गया था, और वो था कि जो यूरोफाइटर टाइफून है उसे यूरोपियन देश मतलब इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूके और स्पेन ने मिलकर डेवलप किया था। और अगर हम ये एयरक्राफ्ट खरीद लेते हैं और इन फ्यूचर हमारा इनमें से किसी भी देश के साथ रिलेशन ख़राब हो जाता है तो हमें इन प्लेन के मेंटेनेंस के लिए अगर किसी पार्ट की ज़रूरत पड़ती है तो हमें उसे मंगवाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती और इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र रिलेटेड प्रॉब्लम का भी सामना हमें करते रहना पड़ता। आसान भाषा में समझा जाए कि अगर हमें इस प्लेन में अपने देश में बनाई हुई ब्रह्मोस मिसाइल ही लगानी हो तो उसके फायरिंग सिस्टम के कोड्स और टेक्नोलॉजी में हमें एक देश जितनी आसानी से मिल सकता है उतनी ही दिक्कत हमें 5 देशों की मंजूरी लेने में होगी। तो दोस्तों मुझे ये रीज़न ज़्यादा वैलिड लगता है। और आप लोगों का क्या मानना है इस बात को लेकर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों ये तो बस शुरुआत थी, असली मुसीबत तो इस डील को लेके अब होनी थी। तो आइए जानते हैं क्या था वो। अगर देखा जाए तो इस डील की शुरुआत ही डिसएग्रीमेंट के साथ हुई थी, क्योंकि डील के अनुसार हमें 126 एयरक्राफ्ट्स मिलने थे जिनमें से 18 फ्रांस से रेडी टू फ्लाई कंडीशन में आने वाले थे। बाकी के 108 जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग दसॉल्ट से लाइसेंस लेके HAL खुद इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने वाला था, जैसा कि अभी हम सुकोई Su-30 के साथ किया जाता है। लेकिन दसॉल्ट कंपनी ने उन 108 एयरक्राफ्ट्स की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया जिनकी मैन्युफैक्चरिंग HAL करने वाला था। वहीं इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ये चाहती थी कि सभी 126 एयरक्राफ्ट्स की जिम्मेदारी दसॉल्ट कंपनी खुद ले। इन्हीं सिचुएशंस के कारण ये डील उस टाइम फाइनल नहीं हो सकी, या फिर ये कह लीजिए कि डील को थोड़े समय के लिए रोक दिया गया था। फिर मार्च 2014 में एक बार फिर नेगोशिएशन की प्रोसेस चालू की गई और दोनों तरफ से ये तय हुआ कि इस बार 18 राफेल फ्रांस से रेडी टू फ्लाई कंडीशन में भारत लाए जाएंगे और बाकी जो 208 एयरक्राफ्ट्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग HAL करेगा। लेकिन सन 2014 के अंत तक इस डील की कीमत 55,000 करोड़ इंडियन रुपीज़ से बढ़कर 2,20,000 करोड़ के लगभग कर दी गई थी, जो कि इसकी पिछली कीमत से 4 गुना ज़्यादा थी। लेकिन इसी बीच 13 अप्रैल 2015 को उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर मनोहर पर्रिकर जी अनाउंस करते हैं कि MMRCA डील को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है और 30 जुलाई 2015 को भारत ने आधिकारिक रूप से इस डील से अलग भी हो चुका था। लेकिन इसी बीच ये खबर निकल के आई कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है उनकी फ्रांस विजिट के दौरान वहाँ के प्रेसिडेंट फ्रांसिस होलेंडो के साथ 36 रेडी टू फ्लाई राफेल की डील कर ली है।
इनमें सारे राफेल दसॉल्त ही बना के हमें भेजेगी, जिनकी टोटल कॉस्ट 8 बिलियन यूएस डॉलर है। मतलब हमें एक राफेल की कीमत अब 200 मिलियन यूएस डॉलर तक के पड़ेगी। और इस डील के अनुसार टोटल डील का जो 30% फ्रांस को इंडिया के डिफेंस प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में रीइन्वेस्ट करना होगा। और जनवरी 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन नेवी को भी कहा था कि आप दसॉल्त कंपनी से राफेल की नेवी वर्जन की ब्रीफिंग और डिटेल्स इंफॉर्मेशन मंगवाए, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि एयरफोर्स और नेवी के प्लेन्स कॉमन हो, ताकि दोनों की मेंटेनेंस कॉस्ट घटे और इनमें यूज़ होने वाली स्पेयर पार्ट्स की भी समस्या ख़त्म हो जाए। क्योंकि नेवी अपने लिए 54 एयरक्राफ्ट्स की डिमांड की है, और अगर हम कोई दूसरा एयरक्राफ्ट लेते हैं तो उसके लिए हमें फिर से सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करनी होंगी, जिसमें पायलट्स की ट्रेनिंग, मेंटेनेंस स्टाफ की ट्रेनिंग और नए सर्विस सेंटर भी खोलने पड़ेंगे। और इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट का बहुत सा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। इसीलिए अगर नेवी भी राफेल चूज़ करती है तो गवर्नमेंट को इसके लिए अलग से ज़्यादा कुछ अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी पूरी स्टोरी। एमएमआरसीए डील से लेकर राफेल को ख़रीदने तक की पूरी कहानी अब मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन दोस्तों, इस डील के बाद भी एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए इंडियन एयरफोर्स को एमएमआरसीए 2.0 प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ी। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या एमएमआरसीए 2.0 फाइनल हो पाएंगी, या फिर ये भी एमएमआरसीए 1 जैसे ही पॉलिटिक्स के हत्थे चढ़ जाएगी? तो इस डील के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। और अब बारी है आज के इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट की। तो दोस्तों, आप सभी 1971 के इंडिया पाकिस्तान वार के बारे में तो जानते ही होंगे, क्योंकि इसी वार के बाद बांग्लादेश एक अलग कंट्री बना था। पर क्या आप लोगों को पता है कि उस युद्ध में इंडियन आर्मी ने लार्जेस्ट मिलिट्री सरेंडर करवाने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था? मतलब इस युद्ध में इंडियन आर्मी ने 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को एक साथ सरेंडर करवाया था, और ये आज तक का सबसे बड़ा सरेंडर है जब किसी देश की आर्मी पर्सन्स ने इतनी बड़ी तादाद में सरेंडर किया हो। और बताओ, इतना सब हो जाने के बाद भी ये कहते हैं कि इन्हें कश्मीर चाहिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान के इसी जोक के साथ आज की ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में नई डिफेंस इंफॉर्मेशन लेकर। अगर आप भी डिफेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।